नमस्कार, बस्तर की बात उपेंद्र सिंह के साथ। आइए डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ। तसर कोसा से धागा बनाने का प्रशिक्षण ले रही 25 आदिवासी महिलाएं। सुकमा जिले के रामाराम से शुरू हुई राम वन गमन परिपथ रथ यात्रा। यह रथ यात्रा छत्तीसगढ़ के 51 जगहों से होकर गुजरेगी। जगदलपुर नगर निगम की स्वच्छता रेटिंग पिछले वर्ष 0 थी। इसके बावजूद इस वर्ष भी स्वच्छता में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। और ग्राम आसना की दुर्गा महिला स्व सहायता समूह की आर्थिक स्थिति मत्स्य पालन से हुई सुदृढ़। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। स्थानीय धर्मपुरा नंबर 1 पर स्थित केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में बस्तर के रैली कोसा से धागा बनाने और कताई का प्रशिक्षण 25 कृषकों की एक महिला स्व सहायता समूह को दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का शुभारंभ 15 दिसंबर को हुआ और 19 दिसंबर तक चलेगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बस्तर के ग्रामीण अंचलों में रैली कोसा पाया जाता है, जहां उत्कृष्ट कोसा केवल बस्तर में ही पाया जाता है, जिसके चलते विश्व के मानचित्र में बस्तर अपनी अलग पहचान रखता है। इस कोसा को यहाँ के ग्रामीण संचय कर केवल कोसा का ही विक्रय करते हैं, जिससे उन्हें कम आमदनी होती है। इसका प्रसंस्करण कर धागा बनाने से लगभग 3 गुना आय होती है। इसके लिए इन महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों को धागा बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आदिवासी विकास परियोजना के माध्यम से बस्तर जिले के अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षित 181 महिला हितग्राहियों को कोसा से धागा बनाने की मशीन भी प्रदान की जाएगी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में 15 दिसंबर को हुआ। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को तसर कोसा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कोसा से धागा बनाने की प्रक्रिया के संबंध में बताया गया। इसके साथ ही धागा बनाने के लिए उपयोग में आने वाले उपकरणों की भी जानकारी दी गई। रिवेलिंग, सिंकिंग और कुकिंग का भी प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान संस्था के सुनील कुमार मिश्र, वैज्ञानिक डी ने प्रशिक्षण के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया। नमस्कार, मैं सुनील कुमार मिश्रा, साइंटिस्ट डी, रीजनल सेरिकल्चर रिसर्च स्टेशन का अधिकारी हूँ। सर, ये जो प्रशिक्षण है कितने दिनों का आयोजन है? ये 5 दिनों का है। 15 तारीख से शुरू होगा, 19 तारीख तक ये चलेगा। इसका मेन उद्देश्य ये है, इस क्षेत्र में तसर का पूरा बहुत अच्छी काम चल रहा है। इसमें बेसिकली रेली का बहुत ये यहाँ का प्रजाति है। ये जो प्रजाति है आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। इस प्रजाति को क्या करते हैं ये लोग, जंगल से जो उठाते हैं उसको लेके जो साप्ताहिक बाजार होता है उसमें बेच देते हैं। ये बेचने की वजह से ये बेचने तक प्रक्रिया बंद हो जाती है। हम ये नया प्रयास से क्या किए कि इन लोगों को जो महिला लोग उनको उद्योग में लगा के इसमें ये जोड़ के हम क्या करेंगे कि इसको रोजगार सिखाएंगे, सिखा के नया रोजगार पैदा करेंगे। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ ये लोकल जो और डाबा बीवी का जो रियरिंग चलता है वो रियरिंग को भी ये सीखेंगे। स्पेसिफिकली आज का जो प्रोग्राम है, हमारे पास जो साइंटिस्ट आए हुए हैं, ये रैली के लिए स्पेसिफिकली ये ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा ध्यान देके ये सबको ये रैली का सिखाएंगे। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। मतलब कोसा बेचने के बदले उसे प्रसंस्कृत करके बेचें। हाँ, उससे इनको ज़्यादा फायदा हो और वो कुकुन नष्ट ना हो और ये साल भर इनका रोजगार मिले इनको। ये हमारा मेन उद्देश्य है। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था रांची से पहुंचे देवाशीष चट्टोपाध्याय, वैज्ञानिक डी ने कोसा के प्राकृतिक रंग के साथ धागा बनाने की विधि के संबंध में जानकारी देते हुए बताया। एक्चुअली प्रशिक्षण में इधर तो तसर का जो रैली कोसा का ज़्यादा महत्वपूर्ण महत्व है एवं सारा भारत तथा विश्व में परिचित है रैली कोसा। तो ये लोग रैली कोसा के लिए बहुत कई काम तो करते ही है। उसके साथ साथ नया जो
प्रक्रिया है। मान लीजिए हम लोग क्या कहते हैं, अभी जो सिल्क का जो मार्केट डिमांड है नेचुरल कलर का, और इसके साथ साथ ये लोगों का जो कुछ खर्चा कम हो जाए जो उबालने का, क्योंकि एक प्रोडक्शन एक मात्रा में पहुंच गया है, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा। तो इसके साथ साथ जो कुकिंग का यदि खर्चा कम करने के लिए, उसका इजीली केमिकल उपलब्ध करने के लिए एक नया जो हम लोग तरीका निकाला है, सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट मिश्रण का, जो इजीली इसको मिलेगा, आसानी से मिल जाएगा, उसका प्रशिक्षण सिखाएंगे। अच्छा, दूसरा चीज़ है प्रशिक्षण का जो जो काम कर रहा है उसका क्वालिटी जो यानी माने उसका जो गुणवत्ता कैसे बढ़ाना है उसको सिखाए, उसको थोड़ा सा ज्ञापन कर देंगे। और जो नया सीख रहा है कैसे उसको पहले शुरू करे एवं कैसे कैसे उसका गुणवत्ता बढ़ेगा उसका प्रशिक्षण दे देंगे। इसी हिसाब से मैंने टोटल जो है अभी जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप लोग को बता दिया, हम लोग कुछ देर के लिए बता दिया, जो जैसा मालबेरी जो सौतूत मालबेरी कोसा जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन है सारा विश्व में, उसका स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल BIS। तो इस बार हम लोग तसर के लिए एक स्टैंडर्ड निकला है जो BIS इंडिया गवर्नमेंट से निकल रहा है, यानी पब्लिश हो रहा है। तो उसके लिए जो उसका हिसाब से क्वालिटी हम लोग 6 ग्रेड के लिए क्वालिटी बनाया, जैसा बहुत अच्छा है A ग्रेड, बहुत ख़राब है ABCDEF मैंने F ग्रेड का। तो F ग्रेड जो कोसा आपका होगा, अब हम लोग इधर से कोसा लेके ग्रेडिंग किया है, तो उसको कैसे अच्छा बनाना है, क्योंकि अच्छा कोसा का दाम अच्छा होगा, क्योंकि उसमें जो होला है मोटा पतला नहीं होना चाहिए, जो है उसको थोड़ा सा ज्ञापन कर देंगे। प्रशिक्षण शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित JP बरिहा, उप संचालक रेशम जगदलपुर, अपने महिलाओं को घर पर रहकर ही रोजगार उपलब्ध कराने और अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए यह प्रशिक्षण दिए जाने और इसके पश्चात अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को कोसा धागा बनाने की मशीन प्रदान करने के संबंध में जानकारी देते हुए बताया। अभी तो हम इनका तकनीकी जो धागाकरण, मुख्य रूप से अभी जो धागाकरण का जो हम इनको प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, इनको तकनीकी प्रशिक्षण धागाकरण की बारीकियों से हम उनको प्रशिक्षित करेंगे। जैसे ये प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद हम इनको कोसा जो है, जो रॉ मटेरियल के कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, ये जो शासन का निर्धारित दर है उस दर में हम इनको कोसा जो उपलब्ध कराएंगे। और कोसा उपलब्ध करने के बाद वो धागाकरण करेंगे। धागाकरण करने के बाद जो धागा जितना भी उत्पादन होता है वो धागा फिर हमारे ककुन बैंक है, हमारा जो विभागीय स्थापित एक ककुन बैंक है जो ककुन का विक्रय, संधारण, रख रखाव सब करती है, तो वहाँ ला के जमा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ककुन बैंक जो है उनको एडवांस के रूप में, एक एडवांस के रूप में जब तक उनका माल विक्रय ना हो जाता है मार्केट में, तब तक हम यहाँ से ककुन बैंक से हम उनको हमारे फंड से उनको दे देते हैं पैसे। उसके बाद जो है जब कोकुन पूरी तरह से बिक जाएगा, धागा बिक जाएगा, उसके बाद जो हमने धागा कोकुन जो दिया था उनको, वो उतनी राशि हम उनसे वापस ले लेंगे और उनको अपनी तरफ से अलग से पूर्व में पैसे दे करके नगद खरीदने का ऐसा अभी तक ऐसा नहीं है। हालांकि ऐसा करना चाहिए, लेकिन चूँकि सब वीकर सेक्शन से हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये धागाकरण कार्य से, तो ये हमारी विभाग की तरफ से हम उनको एक सुविधा उपलब्ध कराते हैं ताकि उनको किसी तरह के आर्थिक रूप से कोई परेशानी उठाना ना पड़े। सर, आदिवासी विकास परियोजना की ओर से क्या मशीनें भी प्रदान की जाएंगी? हाँ, मशीन जो अभी हमारे पास 181 मशीन जो आई हुए हैं वो उन्हीं की फंडिंग से आई हुई है। वो मशीनें जो हैं हमारे जो जितने आदिवासी महिलाएं जो हितग्राही हैं उनको हम निःशुल्क वितरण करेंगे और प्रशिक्षण भी निःशुल्क देंगे हमको। सर, क्या अन्य महिलाओं के लिए भी इस तरह की योजना शुरू करने की कोई योजना है? नहीं, अभी तो हमारे साथ आज तक 100 महिलाएं हमारे साथ धागाकरण से जुड़ी हुई हैं और 181 महिलाएं और जुड़ जाएंगे। ये धागाकरण की बात हुई। दूसरी, कृमि पालन में हमारे पास करीब नहीं सर, जैसे कि धागाकरण के लिए हाँ जो मशीन प्रदान कर रहे हैं या प्रशिक्षण दे रहे हैं, हाँ, ये केवल अनुसूचित जनजाति के लिए दे रहे हैं। हाँ, तो क्या सामान्य वर्ग की महिलाएं भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगी? हाँ, प्रशिक्षण जरूर, उनको भी हम आगे चल करके
अभी तो 181 महिलाओं का व्यवस्थापन पूरी तरह से जब हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट फेज में और महिलाओं को भी हम जोड़ेंगे उसमें। तो उसमें ऐसा, क्योंकि आदिवासी परियोजना की बात है, उसमें ये शर्त ये रहता है कि केवल अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को ही लाभान्वित करना है, इसलिए हम दूसरे वर्ग के महिलाओं को इस योजना से हम लाभान्वित नहीं कर पाएंगे। और हमारे पास केंद्रीय रेशम बोर्ड की योजनाएं हैं जहां से हम धागाकरण मशीन हम अपनी आवश्यकताएं उनको देते हैं, और केंद्रीय रेशम बोर्ड जो भारत सरकार है वो सब्सिडी में वो मशीन प्रदान करती है। तो भविष्य में हम जो है धागाकरण कार्य को जिले में और विस्तार देना चाहेंगे और अधिक से अधिक महिलाओं को हम जो है लाभान्वित करना चाहेंगे। इस दौरान स्थानीय कोकून बैंक के प्रबंधक एस.के. विश्वकर्मा ने भी कोकून उपलब्ध कराने के विषय में जानकारी दी। यह प्रशिक्षण 5 दिनों तक चलेगा। इस प्रशिक्षण के माध्यम से निश्चित ही महिला स्व सहायता समूह की आय बढ़ेगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के जिन 51 जगहों से श्री राम भगवान अपने वनवास के दौरान गुजरे थे, उन सभी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वन गमन परिपथ रथ यात्रा शुरू किया है। इस रथ यात्रा का शुभारंभ सोमवार को सुकमा जिले के रामाराम से हुई और आज यह रथ यात्रा दंतेवाड़ा जिले के बारसूर से होते हुए चित्रकूट के लिए रवाना हुई। सुकमा जिले के रामाराम से रथ जब दंतेवाड़ा की सीमा पर पहुंचा तो रथ का भव्य स्वागत हुआ। गीदम शहर भर में आतिशबाजी व पूजा अर्चना हुई। ठंड में भी बाइकर्स का उत्साह कम नहीं हुआ। 100 से अधिक किलोमीटर तक 300 से ज्यादा बाइकर्स शामिल हुए और भगवान श्री राम के जयकारे लगे। दरअसल टूरिज्म को बढ़ावा देने राम वन गमन पथ से भगवान श्री राम का रथ गुजर रहा है। दंतेवाड़ा में भगवान श्री राम के गुजरने के 8 जगहों के साक्ष्य मिले हैं। उन जगहों पर यह रथ गुजर रहा है। भगवान श्री राम का यह रथ सोमवार की देर शाम करीब 7:30 बजे पर्यटन नगरी बारसूर पहुंचा। यहां रात भर भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। इसके बाद सुबह करीब 9 बजे बारसूर से गीदम होते हुए राम रथ जिले के अंतिम छोर बंजारिन मंदिर पहुंची, जहां बस्तर सांसद दीपक बैज और चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम ने अपनी अगुवाई में रथ को लेते हुए चित्रकूट रवाना हुए। आइए सुनते हैं बस्तर सांसद दीपक बैज ने क्या कहा। विधायक माननीय राजमन बेंजाम जी के साथ हम लोग स्वयं इसको इस समय बस्तर जिले की सीमा तक हम छोड़ेंगे, फिर आगे कोंडागांव शिफ्ट करेंगे। तो लगभग पूरे जिले मुख्यालय शुरू होकर हमारी रथ यात्रा जब वनवास 14 वर्ष काटे तो हमारे छत्तीसगढ़ से बस्तर होते हुए उनका चरण पड़े हैं। इसलिए बस्तर का जो है ना हमारे भगवान राम से आता रहा है, इसलिए हम सम्मान उनकी मूर्ति को हम लोग पूजा करते हैं। जनता पार्टी को तो कांग्रेस से सीखना चाहिए कि मुंह में राम राम बगल में चोरी। कांग्रेस पार्टी दिल से राम को मानती है और मानेगी, इसलिए मैं संदेश देना चाहता हूँ कि दिखावा बंद करें और भगवान राम का पूजन करें और बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के साथ चलना चाहिए। पिछले वर्ष स्वच्छता के मामले में प्रदेश में 0 रेटिंग हासिल करने वाला जगदलपुर नगर निगम इस वर्ष भी कोई सबक लेने को तैयार नहीं दिखता। शहर में जगह जगह गंदगी पसरी है। शहर के चौक चौराहों में लगा कूड़े का ढेर नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खोल रहा है। बता दें कि नगर निगम जगदलपुर की स्वच्छता भारत अभियान के तहत किए गए सर्वेक्षण में पिछले साल देश में 33वां रैंक और प्रदेश में स्टार रेटिंग में 0 रैंकिंग मिला था। पिछले साल इस साल स्वच्छता के मामले में शहर की व्यवस्था बदली हुई नहीं दिखती। नालियों में प्लास्टिक का ढेर, तालाबों में फैली गंदगी एक बार फिर शहर की स्वच्छता रैंकिंग को बेहतर करने की उम्मीद खत्म कर रही है। इससे पूर्व स्वच्छता सर्वेक्षण में जगदलपुर शहर 32वें पायदान में था। 2019 में जगदलपुर 33वें पायदान में आ गया। नगर निगम के आला अधिकारी को यह पता है कि शहर में प्लास्टिक का उपयोग बेतरतीब तरीके से किया जा रहा है। वहीं इस बार शहर का कचरा उठाने के मामले में जगदलपुर को रैंकिंग गीले और सूखे कचरे उठाव के अनुसार मिलेगी। वहीं नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने दावा किया है कि अगले 1 माह में शहर की बेहतर सफाई की जाएगी। गीला व सूखा कचरा को अलग अलग न करने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि शहर को स्वच्छता रैंकिंग में बेहतर स्थान मिल सके। प्रेम कुमार पटेल ने हमें बताया।
जो हमारा जो केंद्र सरकार की और राज्य शासन के माध्यम से जो स्वच्छता की रैंकिंग होती है शहरों की, उसमें हमारा शहर है 1 लाख से 5 लाख तक के जो जनसंख्या वाले शहर में 2019 में वो 32 रैंक था और उसके अभी पिछले वर्ष वो 33 मतलब 1 रैंक जैसे उसमें गिरावट आई है। तो लगभग स्थायित्व तो है, इसमें बढ़ोतरी न होने का मुख्य कारण 2 है। एक जैसे कि प्लास्टिक का जो उपयोग है, जो यूज़ नहीं होना चाहिए, जो प्रतिबंधित प्लास्टिक है उसका भी उपयोग करते हुए पाए जाने से नंबर है वो नहीं बढ़ पाया। साथ ही जो घर घर से कचरा कलेक्शन होता है उसमें पहले तो जब रैंक बढ़ा था उसमें ये था कि आप घर से कलेक्शन करते हैं हो कि नहीं, इस पर फोकस था। वर्तमान में है जो फोकस है वो है कलेक्शन के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि आप उसमें सूखा और गीला कचरा अलग अलग इकट्ठा किया जा रहा है कि नहीं। इसमें कुछ एरिया में देखा गया है कि हमारी टीम के द्वारा बार बार आग्रह करने के बाद भी जो नगरवासी हैं वो गीला सूखा कचरा एक साथ देते हैं, जिससे कि जब हमारी टीम आती है तो उसमें रैंकिंग में गिरावट आ जाती है। तो इन दोनों विषयों पे ज़्यादा वर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी जैसे कि दशहरा दिवाली का समय था, बाज़ार का थोड़ा सा ज़्यादा उसमें भीड़ थी तो कचरा थोड़ा सा ज़्यादा जनरेट हो रहा था और लोग घर की सफाई भी करते हैं, तो अभी ज़्यादा शहर में गंदगी हुई थी। इसको अभियान चला के हमारी जो JCB और बाकी जो मशीनें हैं उसको भी लगाया जा रहा है, जिससे कि कचरा है वो जल्दी से कलेक्ट होके, और नालियों को भी विशेष सफाई है अलग से कर रहे हैं। तो एक महीने के अंदर में जो अभी जो विशेष त्योहारी सीज़न में जो गंदगी ज़्यादा हो गई उसको भी हम लोग प्रयास करके कम कर लेंगे। प्लास्टिक में विशेष अभियान जब्ती की कार्रवाई की जा रही है और साथ में गीला सूखा कचरा के लिए भी लगातार हमारी जो टीम है 48 वार्ड में वो भी काम कर रही है। तो संभवतः 1 महीने में हम काफ़ी अच्छा इसका प्रोग्रेस देखेंगे। शहर सीमा से लगे ग्राम आसना की 20 सदस्यीय मां दुर्गा स्वसहायता समूह मत्स्य पालन के द्वारा आर्थिक उन्नति कर रही है। समूह के सदस्य पूर्व में खेती बाड़ी के अतिरिक्त वनोपज संग्रहण का कार्य करते थे, उससे जो आमदनी होती थी उसका उपयोग घरेलू कार्य में करते थे। समूह के स्वरोजगार हेतु ग्राम पंचायत में स्थित बाघमुंडा तालाब को 10 वर्ष पट्टे पर लिया गया और मछली पालन का कार्य आरंभ किया गया। विभाग के मार्गदर्शन में मत्स्य पालन हेतु आवश्यक तकनीकी अपनाकर और परिपूरक आहार चूना का उपयोग कर मत्स्योत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि कर अच्छा उत्पादन ले रहे हैं तथा आर्थिक रूप से अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। उनके द्वारा गत वर्षों में मछली पालन कर निम्नानुसार वर्ष 2018-19 में 1866 किलोग्राम मत्स्योत्पादन कर 2,23,920, वर्ष 2019-20 में 2,110 किलोग्राम मत्स्योत्पादन कर 2,53,200 और वर्ष 2020-21 में अब तक 77,000 से अधिक राशि की मछली की बिक्री की गई है। खबरों में अभी और भी है बहुत कुछ, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व मंत्री और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि मंडल आयोग का विस्तार वर्तमान मुख्यमंत्री करते हैं या 2.5 साल के फार्मूले के मुताबिक नए मुख्यमंत्री करेंगे, ये देखना होगा। दरअसल केंद्रीय कृषि बिल को लेकर पत्रवार्ता कर रहे पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मंत्री
मुख्यमंत्री अपनी अपनी सीट बचाने में लगे हैं, उन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है। और कांग्रेस के एक नेता प्रियंका गांधी से मिलने में व्यस्त हैं, तो दूसरे राहुल गांधी से मिलने में। साथ ही कहा कि देखना यह होगा कि प्रदेश में मंडल आयोग का विस्तार कौन करता है। वर्तमान मुख्यमंत्री या 2.5 साल के फार्मूले के मुताबिक नए मुख्यमंत्री मंत्री विस्तार करेंगे। साथ ही कल्पना सिंह की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी निगम मंडल का विस्तार करे वे प्रदेश के हित में स्थानीय कार्यकर्ताओं को पद में बैठाए, न कि उत्तर प्रदेश से किसी क्रिमिनल को परिवार का पद दे। आइए सुनते हैं क्या कहा पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने। अब इसमें किसके कितने आदमी फिट हो पाते हैं ये कह नहीं सकते, क्योंकि 2.5 साल के सरकार के हिसाब से बातें आ रही हैं। एक कहते हैं जो नेता हैं वो जा करके राहुल गांधी जी से मिल रहे हैं, एक नेता जा करके प्रियंका गांधी से मिल रहे हैं, तो अपने सीट बचाने में लगे हुए हैं, जनता के हित में नहीं लगे हुए हैं। ये मुख्यमंत्री की दौड़ में 2.5 साल का जो गणित है वो तो दिखने में आ रहा है। एक कहते हैं उनके क्षेत्र में जा रहे हैं तो वो वहाँ पे नहीं है, तो कहीं ना कहीं से आपसी जो जो द्वंद्व है, जो आपसी लड़ाई है, अब वो जाकर के अब वो जमीन पे आ रही है। तो कांग्रेस को इस बात को स्पष्ट भी करना चाहिए कि कांग्रेस इस पे क्या कहना चाहती है, और जो अभी नए मुख्यमंत्री आएंगे तो वो कहते हैं मंडल आयोग के अध्यक्ष वो बनाएंगे, और बनाए तो यहाँ के लोगों को बनाए, बस्तर के लोगों को बनाए। ये ना हो कि कोई यूपी का आदमी हो, यूपी के कहते हैं गैंगस्टर के कहते हैं पत्नी को यहाँ से खड़ा कर दें और वहाँ यहाँ के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त ना हो। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ के लोगों को अवसर प्राप्त होना चाहिए और यहाँ के मूल लोगों को इसकी सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। ग्राम पंचायत मंडवा के स्कूल पारा और पटेल पारा निवासियों ने पेयजल की समस्या को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र के लोगों को शीघ्र शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है। ग्रामीण महिला और पुरुष दल ने बस्तर संभाग आयुक्त कार्यालय और कलेक्ट्रेट पहुंचकर पेयजल उपलब्ध कराने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान ज्ञापन सौंपने आए लोगों ने बताया कि ग्राम पंचायत मंडवा के स्कूल पारा और पटेल पारा के लोगों को गर्मी के दिनों में पीने के पानी की समस्या होती है। लोग पानी के लिए इधर उधर भटकते हैं। अंततः लोग झरने के पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं, जिससे जल जनित रोग होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए ग्रामवासियों ने शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने की मांग प्रशासन से की है। कोतवाली थाना क्षेत्र आसना के जंगल में हुए छापेमारी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 जुआरियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से नगद रुपए समेत अन्य सामान भी जब्त किया है। सीएसपी हेमसागर सिदार ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग आसना के जंगल में रुपयों का दाम लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलने के बाद बस्तर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिशा निर्देश पर कोतवाली टीआई एमन साहू के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसके बाद टीम ने मौके पर छापेमारी करते हुए 6 जुआरियों को धर दबोचा। वहीं अन्य आरोपी पुलिस को देखकर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 26,000 रुपए नगद, 6 मोबाइल, 8 बाइक और 52 ताश के पत्ते बरामद किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट की धारा 13 के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। आइए सुनते हैं सीएसपी हेमसागर सिदार ने क्या कहा। बेसिकली ये मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ जुआरी जो है आसना के जंगल में रुपए पैसों का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं, और इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में रेड कार्यवाही हेतु टीम रवाना की गई थी, और रेड टीम के द्वारा दर्शित स्थल पर रेड कार्यवाही किया गया है। और इस रेड कार्यवाही के दौरान जो है 6 जुआरी मौके पर जो है जुआ खेलते पकड़े गए हैं, जिनमें विमल दास, प्रदीप पटेल, कारोराम और अन्य व्यक्ति हैं। और मौके पे इनके पास से जो है 26,000 रुपये नकद बरामद किया गया है। साथ ही घटनास्थल से 8 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं, और इसके अतिरिक्त 6 मोबाइल भी और ताश के पत्ते जो हैं बरामद किए गए हैं। और ये जो नकद रकम, मोटरसाइकिल और जो मोबाइल और ताश के पत्ते जो हैं इस मामले में जब्त कर लिया गया है। और इसमें विमल दास और अन्य 5 के विरुद्ध थाना कोतवाली में 13 जुआ एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है। और अभी यह मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है, और इसमें जो है जब्त संपत्ति की जो अनुमानित कीमत है 2,07,000 रुपये जो है आंकी गई है। दिसंबर से जारी धान खरीदी को लेकर कई मुश्किलें न केवल किसानों बल्कि धान खरीदी केंद्र प्रभारियों को झेलनी पड़ रही है।
और इसमें सबसे ज्यादा परेशानी बारदाने की कमी है। 31 जनवरी तक धान खरीदी पूरी हो जाएगी, इसीलिए किसानों के पास कम समय है। एक तरफ किसान रकबे और गिरदावली के रिकॉर्ड की गड़बड़ी से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ धान खरीदी केंद्रों में पर्याप्त बारदाना नहीं होने की वजह से धान खरीदी की प्रक्रिया में भी दिक्कतें आ रही हैं। पूरे बस्तर संभाग में 258 धान खरीदी समिति है, जिनमें 294 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। मंगलवार तक पूरे संभाग में 30,542 किसानों द्वारा 1,18,000 मीट्रिक टन धान अब तक बेचा गया है। शासन की ओर से धान खरीदी के लिए 59 लाख बारदाने दिए गए हैं, जिनमें मिलर्स और राशन दुकान के बारदाने भी शामिल हैं। इनमें अब तक 30 लाख बारदानों का इस्तेमाल किया जा चुका है। इनके लिए 40 लाख अतिरिक्त बारदानों की आवश्यकता है, जो अब तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। बारदानों की कमी से निपटने के लिए प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी नहीं है। ऐसे में किसान धान की बिक्री को लेकर चिंतित हैं। जो किसान शुरुआत में धान खरीदी केंद्रों में लाकर धान बेच रहे हैं, उन्हें तो बारदाने मिल रहे हैं, लेकिन कई किसान टोकन कटाने के बाद बारदानों के लिए भी परेशान हो रहे हैं। आइए सुनते हैं विपणन अधिकारी आरबी सिंह का ये वक्तव्य। रकबे के संबंध में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि पूर्व में गिरदावरी इत्यादि होने से रकबे में कमी ज़्यादा जो हुई थी, वो सबको संशोधित कर लिया गया है। 3,337 किसानों ने अपना रकबा संशोधन करवाया है, जिसमें उनका पहले 3,626 हेक्टर दर्ज हुआ था और जो अब बढ़कर 6,635 हेक्टर हो गया है। इस प्रकार बस्तर संभाग में रकबा संबंधी कोई भी विसंगति आज की डेट में नहीं। रकबा कम हुआ था दंतेवाड़ा कांकेर 2 जिलों में, जहां पूरी तरह से सुधार हो चुका है। अभी किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं। गड़बड़ी उसमें जैसे गत वर्ष वो 5 एकड़ ज़मीन में पंजीयन करवाया था और 5 एकड़ धान भी बोया था, लेकिन गिरदावरी में देखा गया कि वो 3 एकड़ में ही किया है, तो उसके 2 एकड़ को कट कर दिया गया और 3 एकड़ जिसमें वो धान की फसल लिया है उसी को ये किया गया। और इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा टोल फ्री नंबर 112 और 100 कायम किया गया है। किसी भी किसान को, किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी प्रकार की असुविधा हमारे उपार्जन केंद्रों में होती है तो सीधे 112 और 100 में डायल कर सकते हैं, जहां उनकी समस्त समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। गीत संगीत सहित सामाजिक कार्यों में संलग्न मेरी आवाज ही मेरी पहचान है संस्था द्वारा सोमवार को संस्था के द्वितीय वर्षगांठ पर स्थानीय रोटरी क्लब भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों द्वारा गीतों की मनोरम प्रस्तुतियां दी गई। शहर के रोटरी भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में संस्था के सदस्यों ने एक के बाद एक मनोरम गीतों की झड़ी लगा दी। इस अवसर पर जगदलपुर विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन, नगर पालिक निगम की अध्यक्षा कविता साहू, महिला जिला कांग्रेस की अध्यक्षा कमल झज्ज, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा और पार्षद दीप्ति पांडे कार्यक्रम के दौरान अतिथि के रूप में मौजूद होकर सभी ग्राहकों का हौसला अफजाई किया। विधायक रेखचंद जैन ने संस्था को 21,000 की सहयोग राशि देने की घोषणा की। इस संबंध में संस्था के ग्रुप प्रमुख आरपी पॉल ने बताया कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान ग्रुप सिर्फ गीत संगीत से ही नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि विभिन्न सामाजिक कार्यों में भी अपनी सहभागिता निभाता है। इस कार्यक्रम में ग्रुप के सदस्यों ने सुरमई गीतों से सजा दिया, जिसमें 2 बातें हो सकती है, मेरे दीवानेपन की दवा, तेरे जैसा मुखड़ा कहीं और मैं वही दर्पण वही, ओ जाने जाना, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर ओए दिलदारा, लगे हैं कहने तेरे नाम, चढ़ता सूरज, ओ मेरी आज जान, नीले नीले अंबर, अच्युतम केशवम, लुटे कोई मन का नगर जैसे गीतों से अपनी प्रस्तुतियां दी। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।